आज के इस क्लास में हम लोग कुछ छोटे छोटे जो टर्म है जो परमाणु संरचना से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट को सेल भी कहा जाता है, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल को सबसेल भी कहा जाता है, फिर ओरिएंटेशन क्या है, न्यूक्लियस क्या है ना। इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऑर्बिट क्या है, इसे किस चीज़ से सूचित किया जाता है, ऑर्बिटल क्या है, सबसेल क्या है, इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, फिर ओरिएंटेशन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, वो कहाँ रहता है। ये छोटे छोटे जो टर्म हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्लासों में बहुत सारा चीज़ों का अध्ययन किया है परमाणु संरचना से संबंधित। तो ये छोटा छोटा टर्म है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखने में, फिर आगे अन्य कैलकुलेशन करने में ये सब सहायक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट या सेल क्या होता है। क्योंकि पहले हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु नमूना पढ़ चुके हैं और बोर का परमाणु नमूना भी पढ़ चुके हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु नमूना में बताया गया था कि केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में मूव करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उन्होंने नील्स बोर ने इसको क्लियर किया। तो उसके अनुसार ऑर्बिट की परिभाषा दी गई कि केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। इसे के, एल, एम, एन इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। और किसी भी ऑर्बिट में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² के द्वारा होता है, जहां n ऑर्बिट की संख्या है यानी कक्ष की संख्या है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑर्बिटल पर। इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा ऑर्बिट को सही ढंग से समझ लेते हैं कि ऑर्बिट और सेल क्या है। ऑर्बिट और सेल, इसको कक्ष कहा जाता है हिंदी में। The circular path around the nucleus where electron moves is called orbit। अर्थात केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट कहलाता है या सेल कहलाता है। It is denoted by K, L, M and N। इसे आगे भी हम जारी रख सकते हैं OP इस तरह से इसे K, L, M, N इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। पुनः इसको जान ले कि ऑर्बिट या सेल को हम हिंदी में कक्ष कहते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थात केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो ऑर्बिट या कक्ष कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय के, एल, एम, एन, एन। इसे हम के, एल, एम, एन के द्वारा सूचित करते हैं। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, जहां नंबर ऑफ सेल है यानी सेल की संख्या है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in any orbit is 2n²। अर्थात किसी भी ऑर्बिट में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। जैसे मान लें कि K ये पहला सेल हुआ, तो यहाँ पर 2n² रखेंगे तो n की जगह पर यहाँ हम 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2। अर्थात K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम। 2n² एक फार्मूला है जहाँ n ऑर्बिट की संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ ये पहला ऑर्बिट है तो n की जगह पर हम 1 डालेंगे तो यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार से l ये दूसरा ऑर्बिट है तो यहाँ 2n² हम n की जगह पर 2 डालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8। अर्थात इसमें K सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है।
इसी प्रकार से m सेल में यहाँ 2n स्क्वायर है, 2 इंटू 3 के स्क्वायर तो ये जगह 2 इंटू 9 18, अर्थात m में 18 इलेक्ट्रॉन होगा और ये चौथा ऑर्बिट है। तो यहाँ पर हम n की जगह पर 4 डालेंगे तो 2 इंटू 4 के स्क्वायर हो जाएगा ये 32, अर्थात k में 2 होगा, l में 8 होगा, n में 18 होगा और n में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो वर्तमान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो 2n स्क्वायर होता है। यह एक फार्मूला है जहाँ n नंबर ऑफ सेल है, कक्ष की संख्या है। ये कि पहला सेल हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चूँकि n की जगह पर यहाँ हम 1 डाले हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इस तरह से k में 2, l में 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, l में 8, m में 18, n में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। पुनः इसको जान लें कि केंद्र के चारों इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे हम कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं, या इसको सेल के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रायः के, एल, एम, एन इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। और किसी भी ऑर्बिट में वर्तमान अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होता है, जहाँ नंबर ऑफ सेल है अर्थात सेल की संख्या है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ के में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, l में 8, m में 18 और n में 32। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सहायक है, इसलिए हम जानेंगे कैलकुलेट करके निकालना भी, और ये भी याद रखेंगे कि के में 2, l में 8, n में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद यहाँ ऑर्बिटल, और हम लोग चलेंगे कि आखिर ऑर्बिटल क्या है, इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हम निर्धारण करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में अभी इस क्लास में हम लोग जानेंगे। यहाँ दूसरा नंबर में है ऑर्बिटल और सब सेल, इसको उपकक्ष कहा जाता है हिंदी में। अब ये उपकक्ष क्या है? केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होता है उसे उपकक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस तरह से आकाश में बादल होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होता है उसे सबसेल या ऑर्बिटल कहा जाता है। इसे प्रायः हम SPDF इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि द सर्कुलर पाथ around the nucleus where probability of finding electron is maximum is called orbital or subshell. The circular path around nucleus where probability of finding electron is maximum is called orbital or subshell. अर्थात केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होता है उसे हम ऑर्बिटल या सबसेल के नाम से जानते हैं। इसे SPDF के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय SPD and F। और
इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 4n-2 के द्वारा होता है। इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in any orbital is 4n-2। अर्थात किसी भी ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 4n-2 होता है। जिस तरह से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के द्वारा होता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 4n-2। एस ऑर्बिटल ये पहला है, तो यहाँ 4n-2 रखेंगे तो यहाँ 4 × 1 - 2 ये हो जाएगा 4 - 2 = 2। अर्थात एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि एस पहला ऑर्बिटल इसलिए हम इनकी जगह पर 1 रखे हैं। अगर पी को हम लेंगे तो यहाँ 4n-2 ये 8 - 2 अर्थात 6, अर्थात पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। इसी प्रकार से डी में हो जाएगा ये 12 - 2 10 हो जाएगा। और फिर अगर हम एफ में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 4 - 2 ये 16 - 2 = 14। इस तरह से यहाँ एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एस में कैलकुलेट करने पर यहाँ 2 आता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो किसी ऑर्बिटल में रह सकता है, जो यहाँ 4n-2 के द्वारा हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्बिटल या सबसेल को हम कह सकते हैं कि केंद्र के चारों ओर का वह वृत्ताकार भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होता है, ऑर्बिटल या सबसेल कहलाता है। इसे प्रायः एस, पी, डी, एफ इत्यादि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है तथा किसी भी ऑर्बिटल में वर्तमान अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n-2 होता है, जिसमें n यहाँ ऑर्बिटल की संख्या हम कह सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग चलेंगे कि ये ऑर्बिटल जो है इसका अलग अलग शेप क्या होता है, अर्थात शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन पर चलेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ देखेंगे कि ऑर्बिटल किस किस शेप में पाया जाता है। एस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, पी ऑर्बिटल का क्या आकार होता है और डी ऑर्बिटल का क्या आकार होता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल अर्थात ऑर्बिटल का शेप। पहला है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, अर्थात एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। ये एस ऑर्बिटल का शेप हुआ। ये एक्सिस है एक्स, वाई और जेड। हर एक एक्सिस के बीच में यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये और इसके बीच में 90 है तो ये सीधे ऐसे होगा। तो सब के बीच में यहाँ 90 डिग्री कोण है, ये एस ऑर्बिटल का ये शेप होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल का शेप हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, अर्थात गोलाकार होता है। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है।
shape of p orbital. The shape of p orbital is like a डम्बेल, अर्थात पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल डमरू के आकार का होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल का आकार का होता है, वो डमरू के आकार का होता है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब यहाँ चूँकि पी में 3 होता है, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। तो यहाँ अगर हम पी एक्स का डायग्राम बनाते हैं तो ये पी एक्स हो गया, ये पी एक्स का डायग्राम हो गया। अगर हम यहाँ पी वाई बनाते हैं तो ये पी वाई का डायग्राम हो गया। और फिर अगर हम पी जेड अगर लिखते हैं ये पी जेड का डायग्राम हो गया। तो यहाँ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज लाइक ए डम्बेल, अर्थात जो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल यानी डमरू के आकार का होता है। ये पी ऑर्बिटल का ये शेप है। अब पी ऑर्बिटल 3 भाग में बटा होता है, इसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पी ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है इसी को ओरिएंटेशन कहा जाता है। ऑर्बिटल विभिन्न ओरिएंटेशन में बटा होता है और उस ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। चूँकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 का आधा 3 होता है, इसलिए इसमें 3 गो बॉक्स होगा। इसी बॉक्स को ओरिएंटेशन कहा जाता है। वो जस्ट इसके बाद हम लोग उस पर चलेंगे। तो ये पी ऑर्बिटल का ये शेप हुआ, ये पी एक्स हुआ, ये पी वाई हुआ, ये पी जेड हुआ। पी एक्स में यहाँ लोब्स है, एक्स में लगा हुआ है, पी वाई में वाई में लगा हुआ है और पी जेड में जेड में लगा हुआ है। तो ये सभी यहाँ पी ऑर्बिटल का शेप है। और फिर डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डमरू के आकार का होता है। अब यहाँ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज लाइक ए डबल डम्बेल, अर्थात जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है वो 2 डमरू डबल डम्बेल के आकार का होता है। ये डी ऑर्बिटल का शेप होता है। ये शेप ऑफ डी ऑर्बिटल है। ये डी ऑर्बिटल का आकार होता है जो डबल डम्बेल का आकार का होता है। अब चूँकि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 10, तो इसका आधा 5 हुआ, इसमें 5 गो बॉक्स होगा। इसी को ओरिएंटेशन कहा जाता है, इसी बॉक्स को, अर्थात ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। तो ये हो गया डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब इस तरह से सभी का अलग अलग हम यहाँ डायग्राम खींचेंगे
ये डी ऑर्बिटल 5 भागों में बटा होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ओरिएंटेशन है, ये डी ऑर्बिटल जो है वो 5 ओरिएंटेशन में बटा होता है। ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है, अर्थात डी में कुल इलेक्ट्रॉन 10 होता है तो 10 का आधा 5 हुआ, इसमें 5 ओरिएंटेशन होगा। तो ये डी ऑर्बिटल ये 5 भाग में बट जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ एक एक करके इसका हम लोग स्ट्रक्चर खींचते हैं और जानते हैं कि सबका अलग अलग क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ एक्स वाई लगाते हैं तो ये डी एक्स वाई हो गया, ये हो गया डी एक्स वाई। ये हो गया आपको डी वाई जेड। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये हो गया आपको डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर हुआ, ये हो गया डी वाई जेड का स्ट्रक्चर, और ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और ये डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर हो गया। अब एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसे पेपर पर नहीं खींचा जा सकता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ 3 ही जानना है, एस ऑर्बिटल का आकार, पी ऑर्बिटल का आकार और डी ऑर्बिटल का आकार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एस ऑर्बिटल का आकार स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो डम्बेल के आकार का होगा, और डी ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो डबल डम्बेल के आकार का होगा। अब इसके बाद ओरिएंटेशन है कि ओरिएंटेशन क्या होता है, जो अगला टर्म लिखे थे, जो छोटा छोटा कुछ टर्म है उसको डिफाइन करने के लिए। ये अगला टर्म है ओरिएंटेशन। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद है ओरिएंटेशन। हिंदी में इसको अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो ऑर्बिटल विभिन्न ओरिएंटेशन में बटा हुआ होता है, और उस ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स आर distributed into several orientations, अर्थात ऑर्बिटल विभिन्न ओरिएंटेशन में बटे होते हैं। The number of orientations are equal to the half of electrons present in any orbital। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ऑर्बिटल विभिन्न ओरिएंटेशन में बटे होते हैं, और ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। उसी को यहाँ लिखा गया है कि ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सेवरल ओरिएंटेशंस,
द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर इक्वल टू द हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। अर्थात जो ओरिएंटेशन होता है, जो ऑर्बिटल होता है वो विभिन्न ओरिएंटेशन में बटा होता है और उस ओरिएंटेशन की संख्या ऑर्बिटल में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। अर्थात एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 का आधा 1 हुआ तो एस ऑर्बिटल में 1 ओरिएंटेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से पी में कुल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसमें ओरिएंटेशन की संख्या 3 हो जाएगा। फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें ओरिएंटेशन की संख्या 5 हो जाएगा, आधा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें ओरिएंटेशन की संख्या हो जाता है 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 के आधा हो गया 1, तो इसमें 1 ओरिएंटेशन होगा, ये एस हो गया। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो यहाँ 6 का आधा करते हैं तो 3 हो गया, तो इसमें 3 ओरिएंटेशन होगा, ये हो गया पी। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 10 के आधा 5 हो गया, तो इसमें आपको 5 ओरिएंटेशन होगा, ये डी ऑर्बिटल है। एफ में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका हम 14 का आधा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो इसमें 7 ओरिएंटेशन होगा, ये एफ ऑर्बिटल हुआ। तो ये सभी के सभी ओरिएंटेशन हैं, ये एस है, ये पी है, ये डी है और एफ है। और चूँकि एस पी डी एफ ऑर्बिटल है और ये भी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन में बटा होता है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी जान ले कि प्रत्येक ओरिएंटेशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक ओरिएंटेशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवेश करता है। और पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाता है तब तो उसका जोड़ा बनना शुरू होता है, ये भी यहाँ जान लेना जरूरी है। अर्थात प्रत्येक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 भरेगा, इसमें 6 है तो 2 2 4 2 6, फिर इसमें 10 है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। अगर हम 5 या 6 को भरते हैं तो पहले एक एक करके भरेंगे तब उसका जोड़ा बनना शुरू होगा। जैसे अगर यहाँ पी ऑर्बिटल है, अगर इसमें हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले 1 2 3 को भर जाएगा, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। फिर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात ऑर्बिटल में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब तो उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। ये हुंड का नियम भी है जो जस्ट हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्बिटल ओरिएंटेशन शेप ऑफ ऑर्बिटल ये पढ़ रहे हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे हुंड का नियम। तो ये कहता है कि पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर जाता है तब उसका जोड़ा बनना शुरू होता है। तो अगर हमको पी में 4 ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक करके भर जाएगा तब उसमें चौथा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। और इसके बाद है न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र में धन आवेश से आवेशित वह भाग जहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है केंद्र कहलाता है। इस तरह से न्यूक्लियस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज सेंटर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। अर्थात परमाणु के मध्य में धन आवेश से आवेशित वह भाग जहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है वो न्यूक्लियस अर्थात नाभिक कहलाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ऑर्बिट क्या है, सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल का क्या क्या शेप होता है, ओरिएंटेशन क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिकतम, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके बारे में फिर अगले क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।